हेलो बच्चों। देखिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इतने तक बात की थी। अब इसमें देखते हैं हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वितरण किस प्रकार से किया गया है। अगर हम सब इसके अंदर में 4 प्रकार से बात करते हैं। पहला है निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिन पे एक व्यक्ति का अधिकार हो। दूसरा बात करते हैं, ये सामुदायिक संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन के ऊपर अगर हम समझें तो ये समझिए क्या है, वे संसाधन जिनका उपयोग एक समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, देश किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद चौथा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये समझिए, तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी एक देश का नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो निजी संसाधन के ऊपर पहले समझते हैं। जी किसी का निजी संपत्ति हो, जैसे मैं कहूँ कि ये अगर किसी मेरे प्रॉपर्टी के अंदर कोई झरना कोई ऐसी चीज़ें हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी निजी है। वहीं पार्क सार्वजनिक स्थान जो होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। देश के अंदर में जितने भी संसाधन हैं वो घरेलू यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और वे जिनका किसी एक का नहीं बल्कि पूरे विश्व का असर हो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं। अब अगर हम विकास के स्तर की बात करें तो इसमें भी 4 प्रकार से हमने 4 आधारों पर विभाजित किया है। पहले पढ़ते हैं, पहला कौन सा है, वह संभाव्य संसाधन। सुनिए संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, लिख लेना। पहला है संभाव्य संसाधन। आइए पढ़ते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है वे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन जिनका खोज अब तक नहीं हो पाया है या चल रहा है, जिसके बारे में अभी उनका उपयोग करना बाकी है। दूसरे अगर हम बात करें तो वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है भंडारित संसाधन। ये क्या होते हैं, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है भंडारित संसाधन कहलाते हैं। भंडारित का मतलब होता है स्टॉक, मतलब अभी हमने उनका उपयोग नहीं किया है, हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संचित संसाधन। वे ये क्या है, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, इन्हें संचित संसाधन कहलाते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग हैं। आइए हम उसके बाद की बात करें अगर, तो इसके बाद जो है हमारे पास, आइए समझते हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब है वे सभी संसाधन जिनका हम उपयोग करें लेकिन विवेकपूर्ण, ताकि भविष्य में जो हमारी पीढ़ी है वर्तमान पीढ़ी को उसको अभाव ना हो और आने वाली पीढ़ियों को उसका उपयोग कर सके। इसके बाद करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है, तो इसके लिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी संसाधनों का नियोजन करके उपयोग करना। अब समझिए हम किन किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन सब के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, इनके ऊपर बात करते हैं। तो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। एजेंडा 21 के उद्देश्य क्या थे आइए समझते हैं। तो एजेंडा 21 जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग से निपटान है। ये था पर्यावरण एजेंडा 21 के उद्देश्य। आइए महात्मा गांधी ने क्या कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये संसाधन के माध्यम से कहा था, ठीक है। ओके, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या बताता है, ये भू आकृति को बताता है। भू आकृति इंडिया में वेस्टलैंड क्या है और फिगर में देखिए आप
तो प्लेन, माउंटेन, प्लेटलेट्स यही चीज़ें हैं। अब भू उपयोग की बात करते हैं, यानी कि भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो भूमि के उपयोग के लिए पहला है वन, यानी हमारे भूमि के कुछ क्षेत्रों में वन है। उसके बाद कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी बंजर भूमियाँ हैं। परती भूमि है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि भी है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी है जहाँ हम खेती करते हैं। आइए, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और अक्सर पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है खनन। खनन के कारण भूमि निम्नीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता जा रहा है। आज देश में संसाधनों की पूर्ति के लिए जगह जगह पे खनन होते हैं। दूसरा अतिचारण, फिर अति सिंचाई, प्रौद्योगिकी प्रदूषण और वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब जंगल की कटाई। अभी जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसके संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय हमें उठाने चाहिए, तो इसके लिए हम समझते हैं, इस चार्ट को समझने से हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है वनोन्मूलन। अगर हम अधिक मात्रा में वन का रोपण करें तो हमारी भूमि जो है वो संरक्षित हो सकती है। दूसरा है पशुचारण नियंत्रण, यानी कि पशुओं के चारण के लिए क्षेत्र जो है वो नियंत्रित क्षेत्र हो, जहाँ पे पशुओं को चारा किया जा सके, हर जगह पे नहीं। फिर है रक्षक मेखला। उसके बाद खनन नियंत्रण, यानी कि खनन, क्योंकि भारत में बहुत अधिक मात्रा में कुछ लालची लोग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो अधिक धन कमाने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खनन को महत्व देते हैं, इसीलिए खनन भी हमें नियंत्रित में करना चाहिए। इसके बाद है औद्योगिक जल का परिष्करण। अब आइए, अब मृदा के प्रकार की बात करते हैं। मृदा कितने प्रकार की होती है, तो मृदा के हमने यहाँ पर 6 प्रकार समझे हैं। अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है लाल एवं पीली मृदा। उसके बाद जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। आइए अब उन सब के बारे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जलोढ़ मृदा, ये शॉर्ट में है, आप इसको नोट्स बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर यहाँ से 2 या 3 मृदाओं के बारे में आता है। पहले जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कितने में, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 45% में पाई जाती है। दूसरा है, इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। तीसरा, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित की गई है। आमतौर पर ये 3 नदियां हैं जहाँ पर जलोढ़ मृदाएं होती हैं। इसके अंदर में रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका भी भिन्न होते हैं। आयु के आधार पर हमने पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहा है। बांगर और खादर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बांगर में जो पुरानी होने के कारण यहाँ कंकड़ बड़े होते हैं, वहीं जलोढ़ के जो कंकड़ होते हैं वो बहुत निम्न होते हैं। तो 2 इसमें डिफरेंस, पहला आयु के आधार पर हम डिफरेंस कर लेते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। दूसरा, अगर बांगर में समझे तो बांगर क्या होता है, उसमें कि जो कण होते हैं वो बहुत कंकड़ के समान यानी कि बड़े होते हैं। वहीं जलोढ़ में जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, निम्न स्तर के, क्योंकि वो नहीं पाई जाती है। और उसके बाद है बहुत उपजाऊ होने के कारण, जलोढ़ होने के कारण बहुत उपजाऊ होती है, जिनके अंदर में गन्ना, चावल, गेहूं की फसलों के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। वहीं काली मृदा की बात करें, काली मृदा जो है वो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला, रंग काला एवं अन्य नाम रेगर मृदा। दूसरा, टेटनीफेरस, मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने कारण निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये अक्सर पूछा जाता है कपास कौन सी मृदा में उगाई जाती है, तो काली मृदा कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर समझे तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल एवं पीली मृदा के बाद। लाल मृदा क्या है, पीली मृदा क्या है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लेके चलना। इसमें देखिए, पहला, लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल व कहीं कहीं पीली भी होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को भी बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानों में
व गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। लेटराइट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके लिए। लेटराइट मृदा तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है ये। दूसरा, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन की परिणाम भी हैं। यहाँ चाय व काजू के लिए उपयुक्त होता है। लेटराइट मृदा कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में एवं असम की पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। अब मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? तो इसका रंग लाल व भूरा होता है, रेतीले तथा लवणीय होते हैं, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। यहाँ ह्यूमस और नमी की मात्रा कम है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाई जा सकती है। अब हम वन मृदा की बात करते हैं। वन मृदा क्या है? तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार एवं अधिशिल्क तथा ह्यूमस कारण होती है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए। मृदा अपरदन हमने अभी समझा था। अब मृदा अपरदन के कारण यानी कि मिट्टी के कटाव के बारे में समझिए। ये आपके लिए अब पूछते हैं 4 से 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हैं? तो पहला, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। दूसरा, बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिका बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्ख्यात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि भी कहते हैं। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। और कृषि की गलत तरीके के कारण मृदा भी अपरदित होती है। आइए, आपको सामने नज़र आ रहा होगा कुछ रोचक तथ्य। क्या है ये रोचक तथ्य? तो भारत में सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों के साथ ही विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन भी चलाए गए हैं। जैसे खेजड़ी आंदोलन जो 1700 से में राजस्थान में चलाया गया। चिपको आंदोलन जो 1973 में टिहरी गढ़वाल में चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन जो 1978 में केरल में चलाया गया था। अपिको आंदोलन जो 1983 में कर्नाटक में चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 में गुजरात में चलाया गया था। ये सभी वो आंदोलन हैं जो पर्यावरण के द्वारा पर्यावरणीय आंदोलन भी कहलाते हैं, जो पर्यावरण के बचाव के लिए चलाए गए थे। भारत में मृदा का वर्गीकरण की बात करें तो